हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, हम लोग जो है क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके 6 वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो पहले जाके उनको देख सकते हैं, फिर इस वीडियो से कंटिन्यू कीजिएगा ताकि जो है आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कर रहे थे कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फर्स्ट 3 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके हमने 3 न्यूमेरिकल किए थे। आज हम बाकी के बचे हुए न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। अब देखिए बच्चों, हमने 3 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब हम लोग 4th न्यूमेरिकल की बात करें तो हमें क्या दे रखा है, एलिमेंट्स x एंड y फॉर्म 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। हमारे 2 एलिमेंट्स हैं x और y और वो 2 अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। इन द फर्स्ट 0.324 ग्राम ऑफ x इज कंबाइंड विद 0.471 ग्राम ऑफ y। मीन्स ये आपको बता दिया कि इतने ग्राम आपका x है और इतने ग्राम आपका y है फर्स्ट आपके कंपाउंड के अंदर। इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट 0.117 ग्राम ऑफ x is combined with 0.509 ग्राम ऑफ y। सेकेंड कंपाउंड में भी बता दिया आपको कि इतने ग्राम आपका x है और इतने ग्राम आपका y है। शो दैट दीज डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये बोल रहे हैं कि बच्चों ये शो करो कि क्या जो अबव डेटा आपको दे रखा है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को मीन्स वैलिड है या नहीं है ये उस पे। तो हम लोग देखिए पहले तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड देन द डिफरेंट masses of one element which combines with the fixed mass of other elements bear a small whole number ratio to one another। ये डेफिनेशन जो है हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की पहले वीडियोस में पढ़ी थी। अब हमें क्या करना है, एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है और जो है ताकि फिर दूसरे एलिमेंट का मास जो कि डिफरेंट होगा उसका जब हम लोग सिंपल होल नंबर अगर हम उसका रेशो निकालेंगे मास का तो वो क्या आना चाहिए, एक सिंपल होल नंबर रेशो आना चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं फर्स्ट कंपाउंड में आपको क्या दे रखा है, 0.324 ग्राम ऑफ x कंबाइंड विद 0.471 ग्राम ऑफ y। हमें अलग से ऊपर स्टेटमेंट में दे रखा है कि इतने ग्राम आपका x है, इतने ग्राम आपका y के साथ ये कंबाइन कर रहा है कंपाउंड बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे बच्चों। यूनिटरी मेथड हमने सीखा था, आपको जितने के लिए दे रखा पहले वो लिख लो, फिर आप 1 के लिए निकालो, 1 ग्राम के लिए, ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए जब आप निकालोगे कि 1 ग्राम ऑफ x कंबाइंड विद, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो राइट हैंड साइड में आपको वैल्यू दे रखी है उसको आप डिवाइड कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू से। तो आप क्या लिखोगे, 0.471 डिवाइड बाय 0.324, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.45 ग्राम ऑफ y। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 ग्राम जो x है वो कितने ग्राम y के साथ कंबाइन करेगा, 1.45 ग्राम y के साथ ये कंबाइन करेगा कंपाउंड बनाने के लिए। सेकेंड कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो 0.117 ग्राम जो है कंबाइन कर रहा था 0.509 ग्राम ऑफ y के साथ ताकि वो कंपाउंड बना सके। सिमिलरली हम लोग फिर से 1 ग्राम के लिए निकालेंगे कि 1 ग्राम ऑफ x कंबाइंस विद, फिर से वही राइट हैंड साइड को आप डिवाइड कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4.35 ग्राम ऑफ y। तो हम लोग यहाँ सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बोल सकते हैं कि 1 ग्राम x जो है जब कंबाइन करता है कितने के साथ कंबाइन करेगा, वो 4.35 ग्राम ऑफ y के साथ कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो दोनों केसेस में x की वैल्यू है उसको फिक्स कर दिया, यहाँ पे भी 1 ग्राम कर लिया और यहाँ पे भी 1 ग्राम कर लिया, जिससे y की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आई है, 1.45 और 4.35। अब आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इन दोनों का रेशो निकालना है। अगर इन दोनों का रेशो एक सिंपल होल नंबर आ रहा है तो इट मीन्स यस ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। अगर एक सिंपल होल नंबर रेशो नहीं आती है तो इट मीन्स ये फॉलो नहीं करता है उस लॉ को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंट मासेस ऑफ y। जिस एलिमेंट के डिफरेंट मासेस आप उनको लिख लीजिए ब्रैकेट में 1.45 और 4.35 ग्राम, ठीक है।
कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ एक्स, एक्स का फिक्स्ड मास है, कितना मास है, एक्स का 1 ग्राम है, जिससे क्या रेशो आएगी 4.35 डिवाइड बाय 1.45, हमारी रेशो आ जाएगी बच्चों 3:1। इट मीन्स ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशो है। तो हम लोग बोल देंगे यस, ये जो है ये डेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करता है, ठीक है, मीन्स उसको फॉलो करता है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। हमें पता है कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है। तो इस केस में क्या दे रखा है, हैविंग फॉलोइंग कंपोजिशन। तो मेटल की और मेटल ऑक्साइड्स की आपको कंपोजिशन दे रखी है, वो देखते हैं क्या क्या है। देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपको दे रखा है 0.398 ग्राम ऑफ फर्स्ट मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 0.318 ग्राम ऑफ मेटल, मीन्स इतने ग्राम मेटल ऑक्साइड में आपके पास इतना ग्राम मेटल है, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। सेकंड के अंदर अगर हम लोग बच्चों बात करें तो फिर 0.716 ग्राम मेटल ऑक्साइड के अंदर कितना मेटल है, 0.63 ग्राम आपका मेटल है। तो अब आपको ये शो करना है कि क्या जो अबव डेटा है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से एग्री करता है या फिर नहीं करता है। तो उसका तरीका देखिए बच्चों, आंसर निकालने का क्या रहेगा। पहले तो आपको जो गिवन डेटा उसको लिख लीजिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मेटल ऑक्साइड का मास आपका ये दे रखा है 0.398 ग्राम, मेटल का भी आपको दे रखा है 0.318 ग्राम। तो क्या आप यहाँ से ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल सकते हैं, मेटल ऑक्साइड में से अगर आप मेटल को माइनस कर देंगे तो आपकी ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी। तो आप माइनस कर दीजिए 0.398 माइनस 0.318, तो आपकी ऑक्सीजन की मास की वैल्यू कितनी आई, 0.080 ग्राम आपकी वैल्यू यहाँ पे ऑक्सीजन की आ गई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी सेम तरीका लगेगा। पहले मेटल ऑक्साइड का मास लिखिए 0.716 ग्राम, मेटल का लिख लीजिए 0.63 ग्राम, ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं इसमें से इसको माइनस करके, तो 0.716 माइनस 0.63 तो कितना आ जाएगा 0.080 ग्राम। तो अब आप ये देखिए बच्चों, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी ऑक्सीजन की जो मास की वैल्यू है वो 0.080 है और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मीन्स जो ऑक्सीजन का मास है अब की बार वो फिक्स्ड है और मेटल का मास डिफरेंट है। मेटल का मास एक केस में तो 0.318 है और सेकेंड केस में 0.63 ग्राम है। तो अब हम मेटल के मास का रेशो निकालेंगे। अगर ये सिंपल होल नंबर रेशो आया तो इट मीन्स यस, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, वरना नहीं करता है। अब ये देखिए हम फिर से ये लाइन लिखेंगे, आप चाहे तो इस लाइन को लिख सकते हैं, मीन्स बस ये और कुछ नहीं है, आपको एक मीन्स क्लियर व्यू दे देता है कि किस का जो है डिफरेंट मास है और किसका सेम मास है। तो डिफरेंट मासेस ऑफ मेटल्स जो कि ये वैल्यूज हैं, कंबाइंस विद सेम मासेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास दोनों केसेस में सेम है, गिव्स स्मॉल होल नंबर रेशो 0.318 डिवाइड बाय 0.63, तो इसकी रेशो कितनी आ जाएगी 1:2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, ये एक सिंपल होल नंबर रेशो है। तो यस, इट फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप आपको सेकेंड न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं बच्चों। हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म 2 कंपाउंड्स। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 2 कंपाउंड्स बनाता है। इन द फर्स्ट कंपाउंड हाइड्रोजन कंटेंट इज 5.93%। अब बच्चों कई सवाल ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको कई बार तो मीन्स 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रखा है, तो 2 एलिमेंट जो कंबाइन करते हैं इनकी जो वैल्यू है, मास की जो वैल्यू, वो कई बार आपको ग्राम में भी दे सकता है, लीटर में भी दे सकता है, फिर परसेंटेज में भी दे सकता है, इवन मोल्स में, वॉल्यूम में, किसी भी चीज़ में दे सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली परसेंटेज में दे रखा है यहाँ पे, जैसे आपको हाइड्रोजन का कंटेंट जो है वो परसेंटेज में दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको 100 में से माइनस कर देंगे ताकि हमारी ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाए। तो ये मत समझना कि परसेंटेज क्या आ गया, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट कंपाउंड में आपके हाइड्रोजन का कंटेंट है 5.93% और दूसरे कंपाउंड में हाइड्रोजन का कंटेंट है 11.2%। तो हमें वेरीफाई करना है कि क्या जो अबव डेटा है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। अब ये देखिए बच्चों,
हमने लिखा फर्स्ट कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन का कंटेंट कितना है आपका 5.93% है। परसेंटेज का मतलब जहाँ पे भी परसेंट का साइन आ जाता है इट मीन्स वो किसको डिनोट कर रहा है 100 को। तो आपको मीन्स 100 में से 5.93 तो आपके जो मीन्स पार्ट है वो हाइड्रोजन की है। तो क्या हम लोग 100 में से हाइड्रोजन की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें ऑक्सीजन की वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन का कंटेंट निकालने के लिए 100 में से हाइड्रोजन की वैल्यू को माइनस कर दिया तो हमें ऑक्सीजन का कंटेंट मिल गया कि हमारा ऑक्सीजन इतने अमाउंट में जो है प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, आपको हाइड्रोजन का दे रखा था, परसेंटेज में दे रखा था, परसेंटेज मीन्स 100, और अगर आप 100 में से हाइड्रोजन के कंटेंट को माइनस कर देंगे तो आपको ऑक्सीजन का कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से यूनिटरी मेथड लगाएंगे बच्चों। हमने अब क्या किया, परसेंटेज को हटा के पार्ट्स ले लिया। आप अब इसमें जो है पार्ट वाली जो टर्म है वो अभी आगे पढ़ोगे, वो ppm होती है, लेकिन आप क्या बोल सकते हो कि 5.93 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 94.07 है। मीन्स इतना हिस्सा, पार्ट मीन्स इतना हिस्सा हाइड्रोजन का कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और उसमें ऑक्सीजन का हिस्सा कितना है 94.07 है। अब हम लोग जो है 1 पार्ट के लिए निकाल लेंगे कि जो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन है वो कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। कितना निकालने के लिए हम राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो 94.07 डिवाइड बाय 5.93, यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 15.86 पार्ट। इट मीन्स आपका एक पार्ट हाइड्रोजन 15.86 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमारा एक ही मेन मकसद रहता है कि कैसे भी करके आप एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो ताकि जो दूसरे का डिफरेंट मास आए आप उनका रेशो निकाल सको। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन के मास को यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करें। यहाँ पे 1 पार्ट ले लिया, यूनिटरी मेथड लगा दिया। अगले में भी हम हाइड्रोजन के 1 पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे ताकि हाइड्रोजन का मास फिक्स हो जाए और ऑक्सीजन की फिर आप मास का रेशो निकाल सको। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या दे रखा था, हाइड्रोजन का कंटेंट था 11.2%। सिंपली यहाँ पे भी आपको 100 में से हाइड्रोजन के कंटेंट को माइनस कर लेना है ताकि आपको क्या मिल सके, ऑक्सीजन का कंटेंट मिल सके। तो 100 माइनस 11.2 इज इक्वल्स टू 88.8, मीन्स इतना जो कंटेंट है आपका ऑक्सीजन का है। फिर से यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो अब बच्चों जब हम लोग यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो देखिए हम क्या लिखेंगे, 11.2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना कंटेंट है 88.8 है जो कि हमने ऊपर निकाला। फिर से हम 1 पार्ट के लिए निकालेंगे कि हाइड्रोजन का अगर हम लोग 1 पार्ट लेते हैं तो वो कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। फिर से राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7.93 पार्ट्स। इट मीन्स अगर आप हाइड्रोजन का 1 पार्ट लेते हैं तो वो ऑक्सीजन के 7.93 पार्ट्स के साथ कंबाइन करेगा। यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, अलग अलग केसेस में आपने क्या किया, 2 एलिमेंट्स की वैल्यू को फिक्स कर लिया 1 पार्ट पे, और जो मींस जिस एलिमेंट की डिफरेंट मासेस है अब हम उनका रेशो निकाल देंगे। अब ये देखिए डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन, डिफरेंट मासेस कौन से एलिमेंट का है, ऑक्सीजन का है। कितना है 15.86, 7.93 ग्राम। कंबाइंस विद एलिमेंट हैविंग सेम मास, किसके साथ कंबाइन करते हैं, उस एलिमेंट के साथ जिसका मास क्या है सेम है, और वो एलिमेंट हमारा कौन सा है हाइड्रोजन। उसका मास कितना है 1 पार्ट जिसको हमने फिक्स कर लिया है। गिव सिंपल होल नंबर रेशो। अब ऑक्सीजन के मासेस का रेशो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2:1 आ जाएगा। तो ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशो है। तो हम लोग इससे बोल सकते हैं कि यस ये जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो अब जो है बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक सेकेंड। अब ये देखिए बच्चों आपको 7th न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, इन अ केमिकल रिएक्शन 150 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा मिक्सचर containing sodium bicarbonate and vinegar on heating gives 87 ग्राम of CO2।
व्हाट मास ऑफ सॉलिड रेजिड्यू विल बी लेफ्ट इन द फूड। आपको क्या दे रखा है, ये एक तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाता है कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन है। और जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है बच्चों, कि जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का, दैट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हमें जो है बेकिंग सोडा का मास दे रखा है, कितना दे रखा है 150 ग्राम, और फिर आपको हीटिंग के बाद वो क्या दे रहा है 87 ग्राम CO2 दे रहा है, और एक सॉलिड रेजिड्यू दे रहा है, मीन्स एक प्रोडक्ट दे रहा है, उसका मास आपको नहीं पता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा बेकिंग सोडा का मास होगा दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड रेजिड्यू प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो सॉलिड रेजिड्यू है हमें उसका मास निकालना है, तो हम उसको x ग्राम लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए कि वो x ग्राम था। बेकिंग सोडा को आपका ऑलरेडी दे रखा है 150 ग्राम दे रखा है, CO2 की वैल्यू दे रखी है 87 ग्राम। तो आप यहाँ से x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आपने जो है क्या किया, यहाँ पे लिखा बेकिंग सोडा का मास 150 दैट इज इक्वल टू x प्लस 87। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे 87 प्लस में है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x आपका आ जाएगा 63 ग्राम। इट मीन्स आपका जो सॉलिड रेजिड्यू है उसका मास है 63 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। आपको जो है 3 या 2 वैल्यूज़ देगा, आपको एक जो है कंपाउंड का या फिर एलिमेंट का मास निकालना होता है, आप उसको x लेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 8th न्यूमेरिकल में आपको क्या दे रखा है बच्चों, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। हमें पता है नाइट्रोजन जब जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, अमोनिया NH3 देता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल रहा है कि अब जो है आप अमाउंट ऑफ क्या निकालो, अमोनिया फॉर्म्ड, कितना अमोनिया आपका बनेगा, कब बनेगा, जब नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ऑल वॉल्यूम्स बीइंग मेजर्ड एट STP। STP क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मीन्स यहाँ पे जो है ना हमारी रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड मीन्स वैल्यू हो जाती है उनकी। टेम्परेचर की आपकी वैल्यू रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर की 1 atm रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारी रिएक्शन क्या कह रही है, नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन ताकि वो क्या दे, अमोनिया दे। हमने इसको बैलेंस कर लिया, यहाँ पे देखिए NH3 बन रहा है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के पहले 2 ही एटम्स थे, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम्स हो गए, प्रोडक्ट साइड में 6 हो गए। और हमने फिर यहाँ पे भी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि हमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने एटम्स चाहिए, 6 चाहिए, 3 2 6। लेकिन अब ये देखो नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हो गए, यहाँ पे पहले एक ही था, तो हमने क्या किया N2 नहीं सॉरी, वैसे भी नाइट्रोजन के 2 ही रहते हैं, N2 प्लस H2 विल गिव NH3। ठीक है, आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया मेनली। तो अब ये नेक्स्ट देखो बच्चों, आपको क्या बोल रहा है, ये हमारे क्या होते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि 1 वॉल्यूम तो आपका N2 है, 3 वॉल्यूम आपका H2 है, जो कि रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम अमोनिया बना रहा है। अब ये देखिए हम लोग जो है रेशो निकाल लेते हैं हाइड्रोजन की और अमोनिया की। तो अब हमें ऊपर देखा कि 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन था, तो हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन का रेशो 3 और अमोनिया का रेशो 2। तो रेशो ऑफ हाइड्रोजन इज टू अमोनिया कितना आ गया, 3:2 आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों कि जब 3 लीटर हाइड्रोजन जो है आपका कितने लीटर अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, 2 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। हम फिर से यूनिटरी मेथड लगाएंगे, आपको 3 लीटर का पता चल गया कि जब 3 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ तो वो आपका 2 लीटर अमोनिया बनाएगा। अब हम लोग 1 लीटर के लिए निकाल लेते हैं कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस अमोनिया। 1 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ तो कितना अमोनिया बनाएगा, 2/3। राइट हैंड साइड को हमने फिर से लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया तो 2/3 लीटर्स आ गया। लेकिन हमें निकालना कितने लीटर्स के लिए है, 6 लीटर्स के लिए। देखो ये दे रखा कि जो है तब निकालो अमोनिया की वैल्यू जब आपका 6 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा हो। तो हमने क्या लिखा, 1 के लिए वैल्यू आ गई, तो अगर हमें 6 के लिए निकालनी है तो हम क्या 1 की वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ये देखिए हमने क्या किया, 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस अमोनिया दैट विल बी इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 6। इसको जब आप कट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 लीटर। क्या आ जाएगा, 4 लीटर। यानी कि जब 6 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ तो वो आपका 4 लीटर अमोनिया बनाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है ऑन हीटिंग 4.88 ग्राम ऑफ KClO3, 1.92 ग्राम ऑफ O2 एंड 2.96 ग्राम ऑफ KCl इज ऑब्टेन्ड। जब आपका इतने ग्राम KClO3 को हम लोग हीट करते हैं तो आपके दो प्रोडक्ट मिलते हैं, 1.92 ग्राम तो आपका ऑक्सीजन बनता है और 2.96 ग्राम आपका KCl बनता है। तो टेल विच लॉ इज एप्लीकेबल ऑन इट, हमें ये बताना है कि इस रिएक्शन में कौन सा लॉ हमारा एप्लीकेबल हो रहा है। अब देखो पहले रिएक्शन लिख लो, KClO3 को हम लोग हीट कर रहे थे, ये ट्रायंगल का साइन मीन्स हीट करना होता है, ठीक है। KClO को हमने हीट किया तो एक तो KCl मिल रहा है और एक ऑक्सीजन, इसको आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। ये 9th-10th का टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमने जो है इनका मास लिख लेते हैं। 4.88 ग्राम तो आपका KClO3 था जो कि हीट करके क्या दे रहा था, 1.92 ग्राम KCl और 2.96 ग्राम O2। तो हम लोग इनको जो है ऐड करके देखते हैं, अगर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर आया टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। हमने इसको तो सिंपली सेम ही रखेंगे, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे भी आपका मास कितना आया, 4.88 ग्राम। इट मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। 10th क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दे रखा है आपको, हाउ मच मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। अब जो है ये पूछ रखा है कि आपके लाइमस्टोन को अगर आपको डीकम्पोज करना है, वो भी कितने ग्राम, 50 ग्राम लाइमस्टोन को आपको डीकम्पोज करना है तो आपको कितना मास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिक्वायर्ड होगा। तो लाइमस्टोन का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CaCl2 बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। और साथ में CO2 गैस भी यहाँ पे रिलीज होगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CO2 गैस। तो हम लोग फिर पहले इसका ये देखते हैं कि एटॉमिक मास कितना है। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है बच्चों 40, कितना होता है 40, प्लस में पूरे कंपाउंड का निकाल रहे हैं हम लोग, लाइमस्टोन का जो है पूरा एटॉमिक मास कितना आएगा, तो कैल्शियम का 40 प्लस में कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16 और 3 एटम्स है ऑक्सीजन के इसलिए 16 × 3। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 100 ग्राम, कितना आ जाएगा 100 ग्राम। सिमिलरली हम लोग HCl के लिए निकालते हैं, हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो 2 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस में क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 होता है। हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि देखो क्लोरीन के भी कितने एटम्स हैं, 2 ही एटम्स हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 73 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को मीन्स लाइमस्टोन को जो है 73 ग्राम HCl चाहिए, यहाँ से प्रूव हो गई ये चीज़। तो फिर अगर हमें 50 ग्राम ऑफ CaCO3 को डीकम्पोज करना है तो उसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 73/2 मीन्स अगर 100 के लिए 73 रिक्वायर्ड है तो हमने लाइमस्टोन की वैल्यू को आधा कर दिया, मीन्स उसको 2 से डिवाइड कर दिया तभी तो 50 आया ना। तो अगर हमने CaCO3 की वैल्यू को हाफ कर दिया तो हमारे HCl की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो हम लोग उसको भी 73 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36.5 ग्राम ऑफ HCl। तो इट मीन्स 50 ग्राम अगर आपको लाइमस्टोन को डीकम्पोज करवाना है तो उसके लिए आपका 36.5 ग्राम HCl आपको रिक्वायर्ड होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, टेल दैट द बिलो स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें जो नीचे वाली स्टेटमेंट है ये बताने की ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। एन एलिमेंट फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, एक जो एलिमेंट है वो 2 तरह के ऑक्साइड्स बना रहा है, एक तो AO बना रहा है और एक AO2 बना रहा है। इन विच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अब इसमें जो है ऑक्सीजन की परसेंटेज देखो कैसे कैसे दे रखी है,
इज 50% एंड 60% रिस्पेक्टिवली, मीन्स AO है और एक AO2 है। इसके अंदर तो ऑक्सीजन की परसेंटेज है 50% और इसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज है 60%। रिस्पेक्टिवली का मतलब है 50% पहले वाले के लिए है और ये वाली दूसरे वाले के लिए, ठीक है। द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट A इज 2:3। आपको रेशियो बता दिया कि जो ऑक्सीजन का मास कंबाइन करेगा 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट A के साथ, उसकी जो रेशियो आएगी वो 2:3 आएगी। मीन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला केस दे दिया, आपको रेशियो बता दी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। अब आपको ये बात देखनी है कि ये 2:3 रेशियो आपकी करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो पहले हम लोग फर्स्ट कंपाउंड के लिए देखते हैं बच्चों। AO दे रखा है आपको, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 50%। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था परसेंटेज यानी कि 100, ऑक्सीजन की 50 है तो आप 100 में से 50 को माइनस कर दोगे तो आपकी A की वैल्यू आ जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ A क्या आ जाएगी 100 माइनस 50 विच विल बी इक्वल टू 50%। इट मीन्स 50% आपका A है और 50% आपका ऑक्सीजन है। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, परसेंटेज को हटा के हम लोग बच्चों कुछ भी लिख सकते हैं, ग्राम, लीटर, वॉल्यूम, कुछ भी, ठीक है, गलत नहीं होगा वो। तो हमने परसेंटेज को हटा दिया तो हमने क्या लिखा 50 ग्राम A कंबाइंस विद ऑक्सीजन। 50 ग्राम A कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो हम लोग यूनिटरी मेथड लगा के 1 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं कि 1 ग्राम A आपका कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। फिर से राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर देंगे तो 50/50 क्या आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ O2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ A जो है कंबाइन कर रहा है 1 ग्राम ऑफ O2 के साथ। कौन से एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। सेकंड के लिए भी हम लोग पहले ऐसे निकाल लेते हैं। AO2 दे रखा आपको, यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 60% है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ A क्या हो जाएगी 100 माइनस 60, वो कितनी आ जाएगी 40% आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो आपका 40 ग्राम A है वो कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है 60 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो हम लोग 1 ग्राम के लिए निकाल लेंगे 1 ग्राम ऑफ A कंबाइंस विद 60/40, राइट हैंड साइड को फिर से लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। 60/40 आपका क्या आ जाएगा 1.5 ग्राम ऑफ O2। तो अब आपको यहाँ से आपने कुछ नहीं किया, दोनों केसेस में A की वैल्यू को फिक्स कर लिया। यहाँ पे भी 1 ग्राम कर लिया और यहाँ पे भी 1 ग्राम कर लिया, जिससे आपकी ऑक्सीजन की वैल्यू अलग अलग आ गई। यहाँ पे 1 ग्राम आ गई और यहाँ पे 1.5 ग्राम आ गई। अब आपने क्या लिखा, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन 1 ग्राम और 1.5 ग्राम, और यहाँ पे सेम मास किसका है हाइड्रोजन का 1 ग्राम। अब आप इन दोनों का रेशो निकालो, अगर रेशो 2:3 आ रहा है तो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर वो नहीं आ रहा है तो इट मीन्स स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। तो अभी देखो रेशो ऑफ O2 क्या हो जाएगा 1/1.5, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा, तो जिससे आपका आंसर क्या आएगा 10/5। तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो आपकी रेशो क्या आएगी 2:3। इट मीन्स देखो क्वेश्चन में आपको पहले ही दे रखा था कि अगर जो है ऑक्सीजन डिफरेंट मास कंटेन कर रहा है वो 1 ग्राम A के साथ कंबाइन करेगा तो उसकी रेशो जो है 2:3 आनी चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू लिखो, फॉल्स है तो फॉल्स लिखो। नीचे हमारी जो वैल्यू ये आ रही है 2:3, तो इट मीन्स ये आपकी स्टेटमेंट क्या दे रखी थी, आपको ट्रू दे रखी थी, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं तक रखेंगे। हमारे न्यूमेरिकल्स जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है पहले तो छोटा सा मोल कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे, फिर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।